देहरादून से बड़ी खबर है। कॉर्बेट में गुजरात से आए हाथियों का मामला। शासन ने वन विभाग से हाथियों का ब्यौरा मांगा है। केंद्र सरकार की इजाजत के बगैर 3 हाथी आए हैं, ये जानकारी है। जिम कॉर्बेट पार्क में गुजरात से लाए गए हैं 3 हाथी और बताया जा रहा है इन हाथियों का ब्यौरा केंद्र सरकार की इजाजत के बिना लाया गया है, यानी केंद्र सरकार के पास इसका ब्यौरा नहीं है। ज्यादा जानकारी सहयोगी विनोद कुमार के पास है, रुख करेंगे उनका। विनोद, क्या है ये मामला? जी स्नेहलता, देखिए जिम कॉर्बेट के से 3 हाथी गुजरात के जामनगर में भेजे गए हैं, जहां पर इंटरनेशनल जू बन रहा है। हालांकि पूर्व में कुछ बाघ भी उत्तराखंड से भेजे गए हैं, लेकिन अब हाथियों को भेजने का जो सिलसिला गुजरात और उत्तराखंड के बीच में चल रहा है। कुछ हाथी गुजरात से उत्तराखंड भी आए हैं, लेकिन पूरे मामले में अब शासन ने रिपोर्ट तलब की है कि केंद्र सरकार की बिना अनुमति के चलते उत्तराखंड से 3 हाथी भेज दिए गए हैं। उसको लेकर अब वन विभाग की तरफ से जवाब मांगा गया है शासन ने कि आखिरकार जवाब दीजिए, और उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई रहती है, क्योंकि गंभीर मसला है। और उससे ठीक पहले जो गुजरात में जामनगर में इंटरनेशनल जू बन रहा है, उसमें कई बार बिल्कुल विनोद, देखना ये होगा कि अब इस रिपोर्ट के बाद आगे क्या चीजें होती हैं। शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड के कई शहरों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 8:33 राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी, बरकोट, टिहरी और मसूरी समेत कई शहरों में लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी के चिन्याली चौड़ से 35 किलोमीटर दूर, जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.7 थी। उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके भूकंप के लिहाज से 4 जोन में बटे हुए हैं। ऐसे में भूकंप के ये झटके 5 सेकंड तक महसूस किए गए। रुद्रपुर में नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान हंगामा हो गया। कांग्रेस पार्षद ने मेयर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्षद ने मेयर पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया, जिसे लेकर मीटिंग में हंगामा हो गया। कांग्रेस भाजपा पार्षद आमने सामने आ गए। हालांकि हंगामे के बीच 30 प्रस्ताव भी पास हो गए। एक तरफ पूरी गंदगी भरी हुई है, पूरे शहर के अंदर 2 वर्ष हो गए जो बोर्ड ने प्रस्ताव हुए थे, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। एक तरफ नगर निगम का कहना यह है कि हमारे पास बजट नहीं है, और बगल में ही इन्होंने एक भवन बना दिया। देखिए, हम पार्षद चुनकर आते हैं अपने वार्ड में विकास कराने के लिए। एक तरफ मोहल्ले के बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज भी सड़कें ऐसी है जो कच्ची अवस्था में है, यहाँ तक कि वहाँ पे ईंटें की सड़क भी नहीं है। और मेयर एक तरफ ढोल पीट रहे हैं नगर निगम का ये बनाकर कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। और जब मेयर साहब से पूछा गया था कि आपने ये किस आधार पर बनाया है, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि नजूल की ज़मीन है। और आज वो बोर्ड लगाकर शहर में ढिंडोरा पीटना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा विकास कार्य कर रहा हूँ। देखिए, एक बिल्कुल बेसलेस आरोप है। और ये वो लोग हैं ना जिन्हें कुछ करना नहीं होता है। ये अपने वार्ड में एक बार घूमने नहीं जाते हैं। वार्डों में इनकी ऐसी स्थिति है, अगर घूमने जाएंगे तो वार्ड के लोग लिटा देंगे इनको। और आज ये जिस पे आरोप लगा रहे थे, बोर्ड का जो प्रस्ताव पास हुआ है उस प्रस्ताव में इनके साइन है। अगर इनको इतनी आपत्ति थी तो इस पे क्यों उन्होंने इसको पास किया? नहीं करते पास बोर्ड ने। हाँ, कमीशनखोरी की जो बात कही है उस पर उनको चेतावनी देके छोड़ा गया है, और अगर आइंदा करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करें। डीएम आशीष पौड़ी में अंकिता भंडारी के परिवार से मिलने पहुंचे। डीएम के साथ ही एसएसपी भी अंकिता के परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने अंकिता के परिवारजनों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। डीएम का कहना है कि सरकार और प्रशासन अंकिता के परिवार की हर संभव मदद की कोशिश कर रहा है। विभिन्न चीज़ों पर चर्चा की और उनको जो भी सहायता दी जानी है उस संबंध में हमारी तरफ से उन्हें आश्वासन भी दिया गया है, नंबर्स भी शेयर किए गए, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी जो है, उन्होंने 1-2 इश्यूज़ जो बताए उनके बेटे की स्टडीज़ और उन सबको लेकर, तो हम लोग देखते हैं। उत्तराखंड में मौसम का एक बार फिर से मिजाज बदला है। पहाड़ों पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम के बदलने की संभावना है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय संगोष्ठी और सेमिनार का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संघ के पूर्व सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होते नजर आए। कार्यक्रम का मुख्य मकसद आकाश तत्वों के बारे में नई पीढ़ी को सही तरीके से जानकारी देना था। देश भर में 5 जगहों पर पंच तत्व जैसे कि आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि पर देश भर में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।
के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकाश तत्व की सही प्रकार से जो है उन्होंने विश्लेषण किया है, सही प्रकार से उसका आकलन किया है और साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित और विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम, विकास विज्ञान को लेकर करने का काम इसी के नेतृत्व में हो रहा है, तो आदमी मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उनमें सच कहिए तो पूरा आकाश तत्व के साक्षात दर्शन इसी में दिखाई देते हैं, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी में दिखाई देते हैं। ऋषि मुनियों की तपस्वी उत्तराखंड की पावन धरा में आयोजित यह जो चिंतन आज यहाँ प्रारंभ हुआ है, पंच महाभूतों में से प्रधान आकाश तत्व के नवीन जितने भी आयाम हैं, उन सारे आयामों को ठीक प्रकार से उसकी विवेचना करने में सफल होगा। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल से कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने के बाद व्यापारियों और लोगों को परेशानी होने लगी है। व्यापारियों का कहना है कि इनका कारोबार चौपट हो गया है। वहीं नया कलेक्ट्रेट भवन दूर होने से स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। तहसील जनता के बीच में होनी चाहिए, लेकिन रातों रात जिस तरीके से तहसील को पांडेखोला शिफ्ट किया गया, थोड़ा सा देरी से हम ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जितनी परेशानी अल्मोड़ा की जनता को पांडेखोला जाने में हो रही है, नगर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वन वे है, सवेरे से लेकर शाम तक के एक काम नहीं होता है। आप ये लगाइए पूरी जनता, पेंशनर, व्यापारी वर्ग सब परेशान है और ये नगर की जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और हम सभी चाहते हैं, नगर के व्यापारी चाहते हैं, नगर के जो संभ्रांत हमारी जनता है, नगर के आसपास के क्षेत्रों के जितने हमारे ग्रामीण लोग हैं, सब यही चाहते हैं। कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने की बात हुई थी, हमने तभी इस बात का विरोध किया था। जिस दिन ये बैठक जिला प्रशासन ने की थी, आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पूर्व, तभी हमने उसका विरोध किया था। लेकिन उस समय कोई लोग जागे नहीं, व्यापारी भी सुस्त पड़े रहे। लेकिन आज जब कलेक्ट्रेट चला गया है तो उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। व्यापार पर प्रभाव पड़ा है, आम नागरिकों पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इससे सब परेशान हैं। उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराए जाने को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि अंग्रेजी में दिक्कत की वजह से कई छात्र मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़ा किया है। निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो राज्य है वो विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे ही अधिकतर पढ़ने वाले होते हैं और उनको हायर एजुकेशन में कई प्रकार की दिक्कतें आती थी, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने में उनको कई प्रकार की कठिनाई थी। इस प्रकार से मेडिकल की शिक्षा में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो केंद्र की हमारे गृह मंत्री ने जो पहल की कि मेडिकल शिक्षा हिंदी में पढ़ाई जाएगी, उत्तराखंड में भी वो लागू करने जा रहे हैं अगले सत्र से। हम सब हिंदी का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा सब लोग जानें, लेकिन क्या ये सोचने वाला विषय नहीं है कि जहाँ स्वास्थ्य की सारी किताबें अंग्रेजी में जो है लिखी जा रही हैं, अगर दुनिया की दौड़ में शामिल होना है तो हमें अंग्रेजी को भी पकड़ना पड़ेगा। वो महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए कि हम जो है सस्ती लोकप्रियता पाएं, ऐसे फैसले नहीं होते। रुद्रपुर में 11 साल पहले हुए सांप्रदायिक दंगे के मुकदमे के 5 आरोपी को एडीजे कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। इसी दंगे के एक दूसरे केस में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सहित 2 लोग पहले ही बरी हो चुके हैं। 2 अक्टूबर 2011 को रुद्रपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। तत्कालीन कोतवाल ने दंगे और उसमें हुई 4 लोगों की मौत के मामले में 2 केस दर्ज कराए थे। हरिद्वार में सिडकुल थाना क्षेत्र में एक स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र 12वीं कक्षा के एक छात्र को मारने के लिए तमंचा लेकर स्कूल पहुंच गया। दोनों छात्रों में किसी बात को लेकर के विवाद था। तब दोनों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया गया, लेकिन 10वीं का छात्र इस बार तमंचा लेकर पहुंचा था। मगर मामले की जानकारी प्रिंसिपल को जैसे लगी तो प्रिंसिपल ने पुलिस को इस बारे में सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा से तमंचा ले लिया, पूछताछ कर रही है। ये बच्चे साथी
उसके भाई द्वारा स्कूल में आकर सूचना बताया गया कि उसके भाई को किसी ने तमंचा दिखाकर डराया धमकाया है। ये दोनों बच्चे कक्षा 10वीं के। सर तहकीकात में समय में आया कि मेरे विश्वविद्यालय में आगमन से पूर्व कक्षा 12वीं छात्रों द्वारा इस बच्चे के साथ कोई मारपीट की गई थी और उसी आक्रोश में वो बच्चे को डराने धमकाने के लिए उन्हें किया। हल्द्वानी में ज्वेलर राजीव वर्मा पर हुई फायरिंग के मामले में नैनीताल पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है और ये देखने को मिल रहा है। एसएसपी पंकज भट्ट ने फायरिंग में फरार दोनों आरोपी मनोज अधिकारी और रमन कपूर पर 20-20 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि फायरिंग करने वाले गैंग को ट्रेस कर 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी लगाई गई हैं। इसमें जो 2 आरोपी अभी भी फरार हैं उनका नाम रमन कपूर और मनोज अधिकारी है। दोनों के ऊपर 20-20 हज़ार रुपये के रिवार्ड की घोषणा की गई है और हमारी टीमें इस पर काम कर रही हैं और इसमें जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो पूरा गैंग है वो एक तरीके से ट्रेस आउट हो गया है और इसमें अब इन दोनों की ही गिरफ्तारी शेष बची है। पिथौरागढ़ में गोल्फा बौना सड़क पिछले 6 महीने से बंद है। इस वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। बरसात के दौरान सड़क बंद हो गई। इस मामले में एडीएम का कहना है कि पीडब्ल्यूडी को सड़क को जल्द खोलने के निर्देश दिए गए हैं। काफ़ी दिनों से ये रोड नहीं खुली है और सब संभवतः जब आपदा में बंद हुई होगी तब से नहीं खुली है ये गोल्फा बौना रोड जो है। और चूँकि ये संज्ञान में अभी आया है, इसमें पीडब्ल्यूडीडीआर के एक्शन थपलियाल जी से बात करेंगे और इसको तत्काल 1-2 दिन के अंदर खुलवाएंगे। एसडीएम साहब मुंशियारी को भी इसमें अवगत करा दिया गया है। खबर देहरादून से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में लापरवाही का मामला, जिसमें नेहरू कॉलोनी कोतवाली के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया गया है। सीएम की सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहें, ये निर्देश जारी किया गया है। सीएम धामी के इगास कार्यक्रम के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया था। पुलिस को नहीं था कार्यक्रम के रूट की जानकारी और पुलिस के इस रूट से जानकार न होने की वजह से लापरवाही का पूरा मामला प्रकाश में आया। नेहरू कॉलोनी के पास इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब एक्शन भी लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी विनोद कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, इस पूरे मामले के साथ ये बताइए कि किस तरीके के एक्शन लिए गए हैं। जी स्नेहलता, देखिए परसों इगास के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शामिल होना था, लेकिन जो स्थानीय पुलिस है नेहरू कॉलोनी, उनको रूट की जानकारी नहीं थी और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के काफिले को एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक घुमाता रहा पायलट और रूट की जानकारी नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया सीएम की सुरक्षा में चूक इसको मानी जा रही है, जिसके चलते इंस्पेक्टर कोतवाली प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा अगर पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड की बात करें तो प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो सीएम का कार्यक्रम होगा, सीएम की सुरक्षा होगी, उसको बेहतर और तरीके से किया जाए। उसके एवज में सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो कार्यक्रम गलती कहाँ हुई, किससे हुई और कौन सा विभाग इस बात के लिए जिम्मेदार है, क्या कुछ इस बारे में पता चला? देखिए अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया जो जानकारी अभी मिल रही है कि वो जो स्थानीय पुलिस है यानी नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र की पुलिस की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी वीआईपी कार्यक्रम हो तो स्थानीय पुलिस के माध्यम से ही उस कार्यक्रम या फिर उस जगह पर पहुंचाया जाता है। पायलट करती है उस जगह की, उस पुलिस स्टेशन की कार, लेकिन रूट का पता नहीं होने के कारण एक चौराहे से दूसरे चौराहे फिर राउंड लगाती रही। हमारे साथ बने रहिएगा, अगले खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल इस मामले में एक्शन लिया गया है। देहरादून से खबर है, विधानसभा सत्र को लेकर के 15 नवंबर के बाद हो सकता है विधानसभा सत्र। इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। देहरादून में सत्र कराने के लिए हरी झंडी भी मिलती दिखाई दे रही है। गैरसैंण में सत्र न कराने के लिए विधायक ने सीएम को पत्र लिखा था और अब ये जानकारी आ रही है कि देहरादून में ही सत्र होगा। हमारे सहयोगी विनोद कुमार फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद, ये बताइए कि लंबा दौर चलता है हर बार सत्र से पहले कि सत्र होगा कहाँ, क्या ये कंफर्म है कि देहरादून में ही होगा, गैरसैंण में नहीं? जी स्नेहलता, देखिए कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था कि जब राजधानी गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो शीतकालीन सत्र क्यों कराया जाए। तमाम दिक्कतें वहां पर होती है, अभी ठंड का मौसम है और पुलिसकर्मी हो या फिर वीआईपी हो, उनके सामने तमाम दिक्कतें रहती है। लेकिन जो जानकारी अभी सूत्रों के अनुसार मिल रही है कि जो आगामी धामी सरकार का शीतकालीन सत्र होगा वो देहरादून में होगा। उसके लिए सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। जल्द ही कौन कौन सी डेट में धामी सरकार ये सत्र कराएगी उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, लेकिन सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि अब गैरसैंण की बजाय देहरादून में ही ये सत्र होगा।
हालांकि तमाम विधायक और कई विधायकों ने पत्र भी लिखा था कि आखिरकार देहरादून में ही ये सत्र हो। हालांकि विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर गैरसैंण में सत्र कराने की बात कर रहा है, लेकिन विपक्ष के पास इस बार जबरदस्त मुद्दे हैं, चाहे SSSC में जो परीक्षा धांधली हो, विधानसभा में परीक्षा धांधली हो, कानून व्यवस्था हो या फिर भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष पूरी तरह से इस बार राज्य सरकार यानी कुल मिलाकर के चलिए विनोद, विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं कि गैरसैंण को मुद्दा बनाने से शायद परहेज करते वो लोग भी नजर आए। सुविधाजनक तरीके से सत्र चलना चाहिए, ये ज्यादा फोकस में रहेगा दोनों दलों के लिए। शुक्रिया विनोद, आप हमारे साथ वैसे बने रहेंगे क्योंकि अगली भी खबर पर हम आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों और ब्यूरोक्रेसी के बीच तालमेल को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है। बसपा विधायक हैं शरबत करीम और मोहम्मद शहजाद ब्यूरोक्रेसी के रुख से नाराज बताए जा रहे हैं। बसपा विधायकों का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी के जिस हिसाब से जनप्रतिनिधियों की बात सुननी चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनप्रतिनिधियों की सुनी जाए, जो अभी पूरी तरह नहीं सुनी जा रही है। तो विधानसभा सत्र नवंबर में मैं समझता हूँ प्रस्तावित होगा, 20-22 के आसपास कब चलता है, तो निश्चित तौर पे उसमें ये मुद्दा उठेगा कि अधिकारी माननीय विधायकों को तवज्जो नहीं देने का काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाए और वो काम होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि की सुनवाई जो है अधिकारियों में, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कम है कि ये वाकई सोचने का और खेद का विषय है। इस पे जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस माड़ा गांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। एक और जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस भी 7 नवंबर से प्रदेश स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। हम सबको मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा भारतवर्ष में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू होकर और कश्मीर तक जा रही है। हमारा भी उत्तराखंड का यह कर्तव्य बनता है कि इस यात्रा के संदेश को हम लोगों तक लेकर जाएं। माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी ने एक विस्तृत प्रोग्राम बनाया है, जिसकी शुरुआत परसों 7 तारीख को बाबा बद्री के आशीर्वाद लेते हुए माड़ा गांव से हमारी ये यात्रा शुरू होगी और 14 से 19 के बीच में हर डिस्ट्रिक्ट में इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाएगी। इस दौरान प्रदेश की पवित्र नदियों का जल और धार्मिक स्थलों की मिट्टी लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड के कांग्रेस नेता शामिल होंगे। डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल खराब करके पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए एक पार्टी काम कर रही है, उसके लिए हम लड़ेंगे, लोगों में एकता का माहौल बनाएंगे। हमारे जिलों की लड़ाइयाँ भी आने वाली हैं, उस पर हम लड़ेंगे। अंकिता भंडारी मर्डर केस, केदार भंडारी जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा से गायब हुआ और बाद में 3 दिन तक पुलिस ने उसको छिपाया, ये केस, ममता का केस, हरिद्वार में पकड़े गए आतंकवादियों के केस, उधम सिंह नगर की घटनाएं जिसमें कई हत्याएं हुई हैं, ये सारे विषय ऐसे हैं जिन पे हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। चुनाव में लगातार हारने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जिसका मकसद 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो आम लोगों के बीच पकड़ को और मजबूत कर पाएगी। देहरादून से रवि कांतुरा की रिपोर्ट। और देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। जहां विपक्ष गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने की मांग कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष व्यवस्था की दुहाई देकर देहरादून में ही विधानसभा सत्र का आयोजन करने की बात कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सत्र गैरसैंण में होना चाहिए। की धमकियां दी जा रही हैं,
सरकार और प्रशासन खामोश है, जंगल राज कायम हो चुका है। ये मुद्दे आज के हैं और हम चाहेंगे कि विधानसभा का सत्र को बढ़ाया जाए। अनुपूरक बजट प्रस्तुत हो रहा है जिससे कि हम और हमारे माननीय विधायक पूरी ताकत के साथ उन सवालों को उठा सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।